जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। जैसे कहते हैं कि सबसे ज्यादा बलवान अगर कोई चीज होती है तो वो समय होता है। समय चक्र जब बदलता है तो बड़े बड़े तीरंदाज और धुरंधर जमीन चाटते हुए नजर आते हैं, और जब समय अच्छा होता है तो जमीन चाटने वाले और निर्धन से निर्धन लोग बड़े शक्तिशाली हो जाते हैं। ये जीवन का चक्र सबने महसूस किया होगा अपने जीवन में। कभी अच्छे समय आते हैं, जहां आप हाथ लगाते हैं वहां सोना हो जाता है, और कभी कभी ऐसा समय भी आता है जहां समय आप हाथ लगाते हैं वो मिट्टी हो जाता है। राजनीतिक जीवन में भी ऐसे ही होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी एक स्वर्णिम काल था। देश के लिए, आजादी के लिए संघर्ष किया, जेल गए, सर्वमान्य नेता बने, सबने उनको सम्मान दिया, लगातार इलेक्शन जीते। लेकिन 1962 में उनका समय बदला और उन्हें बहुत ज्यादा देश और विपक्षी दलों के धिक्कार का सामना करना पड़ा। यही चीज इंदिरा जी के साथ हुई। इंदिरा जी का एक समय था 71 में, बिल्कुल शीर्ष स्थान, हर आदमी उन्हें उनको प्रेस करने के लिए तैयार बैठा हुआ था। इमरजेंसी लगी, उनका भी खराब समय शुरू हो गया। वीपी सिंह ने मंडल आयोग लगाया, पूरा समाज दो भागों में बट गया। जो रिजर्वेशन था बैकवर्ड्स के लिए, उसके पक्ष में विपक्ष में पता नहीं कितना बवाल मचा। तो ये समय जो है परिवर्तित होता रहता है। एक समय हमने ये देखा था 2014 के पहले कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को चारों तरफ से बदनाम कर दिया गया था। भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे कि हवा में, पानी में, तेल में, दुनिया भर में हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। 2G में, कोल स्कैम में। और विनोद राय ने भी सीएजी में रिपोर्ट दी थी कि 1,76,000 करोड़ का घपला हो गया। अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, रामदेव का आंदोलन हुआ, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास जैसे लोग खड़े हुए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन बनाया, पूरी सरकार को बदनाम किया। बुरा समय आया कांग्रेस का और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। बहुत सारे वादे किए गए थे, 15 लाख मिलेंगे, किसानों की आमदनी दुगनी होगी, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, महिलाओं पे अत्याचार नहीं होगा, चीन को आंखें दिखा के बात करेंगे। धीरे धीरे समय बीतता रहा। 2019 में ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती अगर पुलवामा न होता। लेकिन पुलवामा के अंदर चलिए कोई जांच नहीं हुई, पता नहीं चला आरडीएक्स कहां से आया था, कैसे आया था, क्यों आया था, कौन लाया था, किसको क्या दंड मिला। पहलगांव के अंदर भी पता नहीं चला कि कोताही क्यों हुई, हमारे पर्यटकों की मौत क्यों हुई। लेकिन समय अच्छा चल रहा था, सब लोग मोदी जी के अनुसार चल रहे थे, और यह माना जा रहा था कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म के लिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी सर्वश्रेष्ठ हैं। क्योंकि देश के अंदर 85% लोग ऐसे हैं जो हिंदू हैं, और भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान वोटों की बहुत ज्यादा चिंता नहीं थी, क्रिश्चियन वोटों की बहुत ज्यादा चिंता नहीं थी, वो केवल 15% थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कहीं से भी कोई चुनौती नहीं मिल रही थी। लेकिन धीरे धीरे देखिए अब समय बदला, और समय बदला ऐसा क्योंकि क्योंकि मोदी जी ने विश्व गुरु बनने के चक्कर में जो विदेश नीति में घबड़चौथ किया, और जिस प्रकार से रूस को अलग किया, निर्णायक निर्णय नहीं लिए, कभी ब्रिक कंट्रीज के साथ हो गए, कभी अमेरिकन लॉबी के साथ हो गए, अमेरिका में जा जाके बार बार उन्होंने ट्रंप को झप्पी लगी, और पुराने अपने भारत के जो सिद्धांत थे जो 2014 के पहले थे कि हमेशा हम मुस्लिम वर्ल्ड के साथ खड़े रहे, हमेशा पैलेस्टीनियन कॉज के साथ खड़े रहे, और इसराइल को कभी भी हमने बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया। लेकिन मोदी जी की क्योंकि जो ये हिंदुत्व की विचारधारा थी, वो हिंदुत्व की विचारधारा भी इस्लाम के अगेंस्ट थी, और हिंदुत्व की विचारधारा को भी बढ़ाने के लिए इस्लाम को धिक्कारने की आवश्यकता थी, जो लोकल राजनीति भी मोदी जी के लिए मुफीद पड़ती थी। तो उन्होंने इसराइल से सबसे ज्यादा दोस्ती की, और उसके बाद अमेरिका इसराइल के साथ अपना एक त्रिगुट बनाया, और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की गुट निरपेक्षता की नीति थी उसको त्याजते हुए उन्होंने पूरी तरह से अमेरिकन लॉबी के साथ जाने का निर्णय ले लिया। जब अमेरिका ने देखा, इसराइल ने देखा कि इन्होंने बाकी अपने विकल्प बंद कर दिए हैं, अब इनके पास कोई विकल्प नहीं है, ये विकल्पहीन हो गए हैं, उन्होंने हमारे देश को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। अमेरिका ने हमसे कहा कि आप ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे, उन कंपनियों पे बंदिश लगा दी जो ईरान से माल खरीदते थे। रूस से आप तेल नहीं खरीदेंगे, जबकि ये किसी भी देश का अधिकार नहीं था
कि एक सॉवरेन कंट्री को बताए कि वहां कहां से तेल खरीदे, कहां से तेल न खरीदे, जबकि वास्तविकता यह है कि रूस और ईरान से तेल खरीदने में हमें लाखों करोड़ डॉलर का फायदा हुआ करता था। हमारी देश की अर्थनीति बढ़िया हुआ करती थी। उसके बाद यूरोप से हमारी ट्रेड डील हुई, ऑस्ट्रेलिया से हमारी ट्रेड डील हुई, अमेरिका से ट्रेड डील हुई, और अमेरिका से ट्रेड डील का जो निर्णय लिया, जो उसकी घोषणा की, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री या कॉमर्स मिनिस्टर ने नहीं की, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कर दी। अच्छा, ये समय वही समय था जब एप्स्टीन फाइल लटकी हुई थी और एप्स्टीन फाइल में लोगों के नाम आ रहे थे, और ये 1 साल से ये नेगोशिएशन चल रहा था कि ट्रेड डील होगी, टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी। लेकिन अचानक जब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील का घोषणा की और उसमें बताया कि किस प्रकार से 100 अरब डॉलर का भारत अमेरिका से आयात करेगा इन एडिशन टू जो वो कर रहा है, और इसमें 0% टैक्स लेगा, और अमेरिका जो भी माल हिंदुस्तान के अंदर भेजेगा उसमें 0% टैक्स लगेगा, और भारत जो अमेरिका माल भेजता था वो 18, 30, 40, 50, 100% तक का अमेरिकन गवर्नमेंट उस पर टैक्स देती थी। वो टैक्स जो है वो 18%, वो 0% हो जाएगा। जो अमेरिका भारत भेजेगा उसमें 0% हो जाएगा, और जो भारत अमेरिका भेजेगा उसको पहले 50% बढ़ा के किया गया। उसमें दबाव में लेके ट्रेड डील कराई गई। उसके बाद तो एक प्रकार से हमने रूस, चीन, ब्राजील और सारे देशों को छोड़कर अमेरिका ग्रुप ने चले गए और इजराइल से हमने दोस्ती बना ली। अच्छा, एक तो ये हुआ जो विदेश नीति के अंदर हुआ। अच्छा, देश के अंदर क्या हुआ कि ये जो यूजीसी बिल आया, इसने जो भारतीय जनता पार्टी का वो समर्थक गुट था जो अपने को हिंदुत्ववादी कहता था, वो भी 2 भागों में बट गया। अच्छा, ये यूजीसी बिल लाए क्यों थे, किस वजह से लाए थे? ये ओबीसीज के शुभचिंतक बनना चाह रहे थे, जैसे वीपी सिंह बने थे, और आज भी ओबीसी वीपी सिंह को अपने नेता के रूप में मानते हैं, जबकि वो राजपूत जात से आते थे। लेकिन उससे क्या हुआ कि जो भारतीय जनता पार्टी का सवर्ण वोट बैंक था, जो सॉलिड वोट बैंक था, जो इन्फ्लुएंसर क्लास था, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए रीढ़ की हड्डी के काम करता था, वो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट हो गया। अच्छा, ओबीसी और दलितों को इस बात का आघात लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उस यूजीसी बिल को स्टे कर दिया। लेकिन अब यूजीसी बिल का स्टे करने का मतलब ये नहीं कि अभी ये बिल जो है वापस हो जाएगा, क्योंकि अगर ये बिल वापस होगा तो एससी ओबीसी बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे। बिल वापस नहीं होगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा तो सवर्ण बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे। तो मुसलमान और क्रिश्चियन के सरदारों के, सिखों के वोट तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी को कम मिलते हैं, हिंदुओं वोट में भी वर्टिकल डिवीजन हो गया। और ये बात बिल्कुल सही है कि बंगाल जैसे या बिहार जैसे या उत्तर प्रदेश जैसी जगहों पर जहां पे 20% के करीब मुसलमान पॉपुलेशन है, वहां अगर 55-57% हिंदुओं के वोट एंड ब्लॉक भारतीय जनता पार्टी को न मिले तो भारतीय जनता पार्टी की जीतने की कोई संभावना नहीं होती। अच्छा, इस युद्ध को बढ़ाने में अब नए नए भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता सामने आ रहे हैं। साक्षी महाराज जो कि ओबीसी जात से आते हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि 85% ओबीसी हैं, दलित हैं। अगर ये जो सवर्ण जाति के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, भूल जाएं, अगर ओबीसी दलित इनको वोट नहीं देंगे तो राजनीति करना भूल जाएं। उसके जवाब में जो यति नरसिम्हानंद है, जो कि त्यागी जात से आते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, उन्होंने कहा कि ये साक्षी महाराज को चेतावनी देनी शुरू कर दी। तो जिस प्रकार से सवर्ण विधायक और ओबीसी और दलित विधायक जब दूसरे के सामने खड़े हो गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी सोच के चल रही थी कि दोनों समुदाय के वोट मिलेंगे, दोनों समुदाय से वोट की संभावना उनकी कम हो रही है। अच्छा, इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने और आग लगा दी। योगी आदित्यनाथ ने जो हमारे अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज सरस्वती, जो हमारे द्वारिका ये हमारे शंकराचार्य हैं, उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। वो शंकराचार्य जिनको भारतीय जनता पार्टी के 2 गवर्नर अनुसुईया उइके और आनंदीबेन पटेल ने शंकराचार्य माना था, वो अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज जो मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में गए थे, जहां मोदी जी ने उनके चरण स्पर्श करके उनको शंकराचार्य माना था, योगी आदित्यनाथ उनके सामने जाके खड़े हो गए। उन्होंने कह दिया मैं इनको शंकराचार्य नहीं मानता, ये फर्जी शंकराचार्य। अच्छा, उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक आशुतोष महाराज नामक एक आदमी को खड़ा कर दिया। अब जब वो खड़ा कर दिया और गोदी मीडिया ही उड़ाने लगा कि साहब ये सूचना मिली है, सूत्रों से सूचना मिली है कि आशुतोष महाराज जो आरोप लगा रहे हैं वो सही हैं और वीडियो सही है, जबकि जितने भी क्रिमिनल एविडेंसेस हैं सब कुछ है। उसके हिसाब से अगर 3 महीने तक, घटना घटने के 3 महीने तक उसकी कंप्लेंट नहीं लिखाई जाती पुलिस के अंदर, इसका मतलब यह है कि पुलिस बिना जांच के पॉस्को एक्ट की कार्रवाई नहीं करेगी, इसलिए पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है।
रोज गोदी मीडिया उड़ा रहा है कि अभी मुक्तेश्वर आनंद जी के यहाँ छापा पड़ने वाला है, वो अरेस्ट होने वाले हैं। उन्होंने हाई कोर्ट में अपनी बेल के लिए, इंटरिम बेल के लिए, एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई भी कर दिया है। और इसके बहाने क्या हुआ कि आशुतोष महाराज की कलाई खुलनी शुरू हो गई है। कितने केस में सजा याफ्ता हैं, रेप के और गौ हत्या के पता नहीं कितने मामले हैं। अभी मुक्तेश्वर आनंद जी कह रहे हैं कि जो कुछ भी होगा, मैं गौ हत्या के खिलाफ जो उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है उसके खिलाफ आंदोलन चलाऊंगा और गौ माता को, और यही आपको याद ही होगा करपात्री जी महाराज ने भी गौ हत्या के विरोध में आंदोलन चलाया था, कितनी प्रसिद्धि मिली थी और क्या हुआ था जिसकी वजह से कांग्रेस को बहुत बदनामी झेलनी पड़ी थी। तो चाहे वो यूजीसी बिल हो, चाहे देश की राजनीति, देश की विदेश नीति हो, चाहे वो ये शंकराचार्य जी का महोदय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फंस रही है। अच्छा, इस समय अगर आप देखिए तो जितने भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, मोदी जी के साथ खड़ा कोई नहीं दिख रहा है, बल्कि अमित शाह भी गायब हो गए हैं 10-15 दिन से, उनका भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिख रहा है। अगर दिख रहे हैं तो एक तो किरण रिजिजू देख रहे हैं जो संसदीय कार्य मंत्री हैं और जो गौ मांस खुद खाते हैं। अब वो मानी बात है कि अगर एक गौ मांस खाने वाला मंत्री अगर इस तरह की बात करेगा तो अभी मुक्तेश्वर आनंद जी महाराज को तो और ज्यादा बल मिलेगा। या उनके पक्ष में संबित पात्रा बोल रहे हैं, जिनका खुद ही का जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का कांड हुआ, वह गलगोटिया यूनिवर्सिटी की कन्वोकेशन में वो गए थे। तो अब ये भी पता नहीं कि उन्होंने, कौन ऐसे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से, फिर एक और बैकफायर इनको कर गया कि वो जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन चलाया और केवल टी शर्ट उतारने पे इतना बड़ा कांड कर दिया और इतने लोगों को अरेस्ट कर लिया, जबकि गलगोटिया को एक कोई दंड ही नहीं मिला। जिस गलगोटिया ने पूरे विश्व के अंदर हमारी भज पिटवाई। अच्छा, विश्व भी ये कह रहा है कि भाई हमारे यहाँ टी शर्ट उतार के आंदोलन करना कोई बड़ी बात नहीं है। इंटरनेट के जमाने में तो हर आदमी देख लेता है किस देश के अंदर क्या, वहां तो पूरी निर्वस्त्र होके चलाया जाता है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता एक टेलीविजन डिबेट में बिना पैंट के बैठ गए थे, उनपे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ टी शर्ट उतारने में इतनी कठोर कार्रवाई, और अदालतें भी उनको 3-3, 5-5 दिन की पुलिस रिमांड भी भेज रही हैं। फिर इसके बाद जो हिमाचल प्रदेश में हुआ, दिल्ली पुलिस गई अरेस्ट करने, हिमाचल प्रदेश पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया, कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड दी, फिर वो 3 लड़कों को लाया गया। तो मुझे लगता है कि आज के तारीख में मोदी जी विपक्ष से तो घिरे ही घिरे हैं, डोनाल्ड ट्रंप से और नेतन्याहू से तो घिरे ही घिरे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर की राजनीति में भी घिर गए और उनको ये इंडिकेशन दे दिया गया है आरएसएस की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से कि अपना एक ऑनरेबल एग्जिट ढूंढ लीजिए और चले जाइए। लेकिन जो नंबर 2 की लड़ाई है वो भी अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस के बीच में बहुत ज्यादा भड़क रही है। अब देखिए अंत में खेल होता है क्या, लेकिन मोदी जी का मुझे ऐसा लगता है वो चिर परीक्षित, बहुत दिनों से जिसका इंतजार था वो शायद घटता घट जाए और माननीय मोदी जी अब केदारनाथ की गुफाओं में जाके तपस्या करें और प्रधानमंत्री का पद किसी ऐसे व्यक्ति को दें जो अमेरिका को सीना तान के जवाब दे, चाहे 56 इंच का सीना हो ना हो, और जिसके पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री ना हो, चाहे कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन जो भी डिग्री हो वो सही की डिग्री हो और हमारे देश के सनातन धर्म, हमारे देश के परंपराओं, हमारी देश की मर्यादाओं को वो करे और हमारे देश के 142 करोड़ों को एकत्रित, संगठित और एकजुट करे और देश को मजबूत करे और चीन को लाल आंखें दिखाए न दिखाए, लेकिन उनको अपना भूभाग न दे और अमेरिका के सामने न झुके। ऐसे नए प्रधानमंत्री का मैं वेट कर रहा हूं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।